हेलो फ्रेंड्स, ऑथर पीटर लिंच के अनुसार पैसे को इन्वेस्ट करने के 5 बेसिक तरीके हैं। नंबर 1, इसे किसी सेविंग्स अकाउंट्स या कुछ इसी तरह के खाते में डालना। नंबर 2, बाइंग कलेक्टिबल्स। नंबर 3, एक अपार्टमेंट या एक घर खरीदना। नंबर 4, बॉन्ड्स खरीदना। और नंबर 5, स्टॉक्स खरीदना। इस वीडियो में हम 3 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। बाकी के 2 के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। दोस्तों, पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न पर ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, सेविंग्स अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी CDs। इन सभी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रूप में जाना जाता है। इनके कुछ फायदे हैं। ये आपको इंटरेस्ट देते हैं। आपको अपना पैसा कंपैरेटिवली कम टाइम में वापस मिल जाता है। सेविंग्स अकाउंट्स, ट्रेजरी बिल्स और CDs में आपके पैसे के नुकसान का बीमा किया जाता है। इससे आपको इसे वापस पाने की गारंटी है। भारत में बैंकों में आपके जमा पैसों पर 5 लाख का बीमा होता है। मसलन अगर बैंक डूब जाए तो आपके बैंक आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही देंगे, चाहे आपके बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसे हों। वहीं मनी मार्केट्स में गारंटी की कमी होती है, लेकिन मनी मार्केट्स में पैसा खोने की संभावना बहुत कम होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का एक बड़ा नुकसान भी होता है। बैंक आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट देते हैं। मोस्टली आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से कम होता है। इसलिए सेविंग्स अकाउंट में पैसा लंबे टाइम तक रखना फायदे की जगह नुकसान का सौदा हो सकता है। इन्फ्लेशन को समझने का एक शानदार तरीका है कि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे पिछले साल घरेलू गैस सिलेंडर 600 रुपए में आता था, जो इस साल 800 रुपए हो गया है। इसी तरह एक मूवी टिकट 300 से 400 हो गई है। तो यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को देखने का दूसरा तरीका ये है कि रुपए की बाइंग पावर कम हो रही है। हाल के दिनों में इन्फ्लेशन करीब 6% से नीचे चल रही है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास हर 1 रुपए के लिए आप हर साल 6 पैसे खो रहे हैं। इसे और सरल भाषा में इस तरह से समझें कि आप जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते हो, वो अगले साल 106 रुपए की हो जाती है, और ये बहुत जल्दी जुड़ जाता है। 10 सालों में इन्फ्लेशन की इस रेट से आपके 1 रुपए में से 60 पैसे निकाल लिए गए होंगे। दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टिंग का पहला गोल महंगाई से आगे रहना है। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा एक ट्रेड मिल पर है, जो लगातार पीछे जा रहा है। हाल के सालों में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कम से कम 6% का इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन से बचे रहे। साथ ही सेविंग अकाउंट और FD में पैसा रखने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ता है। बैंक में पैसा छोड़ने में यही प्रॉब्लम है। पैसा सेफ है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये टैक्सेस और इन्फ्लेशन के कारण बढ़ने की वजह कम होने लगता है। लेकिन ये भी याद रखें कि सेविंग अकाउंट पैसे जमा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ताकि जब भी आपको बिलों का पेमेंट करने की जरूरत हो, आप इसे जल्दी से निकाल सकें। जब तक आपके पास कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा ना हो, तब तक कैश जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट बहुत अच्छी जगह है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सेविंग अकाउंट के भरोसे रहना सही नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स में एंटीक कारों से लेकर स्टैम्प्स, पुराने सिक्के, बेसबॉल कार्ड या बारबी डॉल तक कुछ भी हो सकता है। जब आप अपना पैसा ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट पर बेचने की उम्मीद कर रहे होते हैं। ऐसा होने के 2 कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती हैं, चीजें ज्यादा डिजायरेबल होती जाती हैं और लोग उनके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस तरह की एंटीक चीजों में इन्वेस्टमेंट करने में परेशानी ये है कि वो खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, विकृत हो सकती हैं, दाग लग सकता है, फट सकती हैं, या आग, पानी, हवा से खराब हो सकती है। इनमें से कुछ के लिए बीमा है, लेकिन बीमा महंगा है।
सामान्य तौर पर चीजें टूट फूट के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं। हालांकि जैसे जैसे वो ज्यादा पुरानी होती जाती हैं, उनका प्राइस भी बढ़ता जाता है। कलेक्टिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड बिजनेस है और सक्सेसफुल कलेक्टर्स न केवल उन आइटम्स में एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं, बल्कि बाजार और कीमतों में भी एक्सपर्ट्स होते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं और बाकी आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। सभी पोटेंशियल कलेक्टर्स, स्पेसिफिकली यंग कलेक्टर्स के लिए एक सबक ये है कि नई कार खरीदना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कार के लिए हाल ही में एक टीवी एड में इन्वेस्टमेंट शब्द दिखाई दिया, लेकिन अगर आप इस तरह के एड देखते हैं तो इसके बहकावे में ना आए। एंटीक कार्स इन्वेस्टमेंट हैं। आप उन्हें गैरेज में रख सकते हैं और शायद ही कभी चलाई जाती है, लेकिन एवरीडे यूज के लिए नई कारें तेजी से अपनी प्राइस खो देती हैं। एक कार की तुलना में आपकी सैलरी को कुछ भी तेजी से नहीं खाएगा जब तक कि ये एक नाव ना हो। वो गलती ना करे जो बिग बैली ने की थी। बिग बैली की स्टोरी के बारे में इस बुक के पहले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी हाउसेज और अपार्टमेंट्स की। एक घर या एक अपार्टमेंट खरीदना मोस्ट प्रॉफिटेबल खरीदारी है। दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में एक घर के 2 बड़े फायदे हैं। जब तक आप कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं तब तक आप इनमें रह सकते हैं, और दूसरा, आप इसे उधार के पैसे पर खरीदते हैं। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। घर या अपार्टमेंट की वैल्यू इन्फ्लेशन के बराबर ही बढ़ोतरी करती है। साथ ही आप घर के लिए एक बार में पेमेंट नहीं करते हैं। आमतौर पर आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं और एक बैंक आपको बाकी का 80% अमाउंट लोन देता है। आप इस मॉर्गेज पर तब तक के लिए इंटरेस्ट देते हैं जब तक आपका पूरा लोन नहीं चूक जाता है। ये 15 से 30 साल तक टाइम का हो सकता है, जो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम के लिए लोन लिया है। इस बीच आप घर में रह सकते हैं। आप खराब हाउसिंग मार्केट से नहीं डरेंगे, जिस तरह से शेयर बाजार में क्रैश और करेक्शन होने पर आप स्टॉक से डरते हैं। जब तक आप वहाँ रहते हैं, घर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन आप प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। और आप लाइफ में एक बार जब घर बेचते हैं तो सरकार आपको टैक्स में छूट भी देती है। अगर आप एक 10 लाख का घर खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 3% हर साल बढ़ती है, तो दूसरे ही साल उसकी कीमत 30,000 ज्यादा होगी जो आपने इसके लिए पे किया था। पहली नजर में आप कहेंगे कि ये 3% रिटर्न है, जैसा कि आपको सेविंग अकाउंट में मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो एक घर को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाता है। घर खरीदने में लगने वाले 10 लाख में से केवल 2 लाख आपकी जेब से निकलते हैं। तो पहले साल के लास्ट में आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 30,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है। 3% रिटर्न के बजाय घर आपको 15% रिटर्न दे रहा है। आपको आपके होम लोन पर इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन आपको इसके लिए सरकार टैक्स छूट भी देती है। और जैसे जैसे आप मॉर्गेज को पे करते हैं, आप अपने घर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। ये सेविंग्स का एक ऐसा रूप है जिसके बारे में लोग अक्सर नहीं सोचते हैं। किराए के मकान में रहने के बजाय आप खुद का मकान लेते हैं और 15 साल रहने के बाद 10 लाख का मकान करीब 15 लाख का हो जाएगा, 3% की एनुअल ग्रोथ के साथ। इस बुक के पहले वीडियो में हमने जो बिग बैली और सैली कार्टव्हील की स्टोरी के बारे में बात की थी, उसे ही आगे बढ़ाते हैं। बिग बैली और कार्टव्हील दोनों ही इक्वल सैलरी पर वॉलमार्ट में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। कार्टव्हील अपने घर में रह रही है, जबकि बिग बैली के माता पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। वो अपने दम पर एक घर या एक अपार्टमेंट खरीदना पसंद करता था, लेकिन चूंकि उनके पास डाउन पेमेंट की कमी थी, इसलिए उसके पास एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बिग बैली का मंथली रेंट कार्टव्हील की होम लोन की किस्त से कम था। साथ ही कार्टव्हील को और भी कई खर्च कराने पड़ते थे, जैसे होम इंश्योरेंस, लॉन सर्विस और ओकेजनल रिपेयर। इसलिए बिग बैली की जेब में शुरुआत में ज्यादा कैश रहता था। होना तो ये चाहिए कि वो इस एक्स्ट्रा कैश को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकता था और फ्यूचर के लिए अपनी एसेट्स बना सकता था, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करने की जगह बेमतलब के शौक में, जैसे स्टीरियो इक्विपमेंट, स्कूबा गियर, गोल्फ लेसन्स एक्सेट्रा पर सारी सैलरी खर्च कर देता है। ये व्यक्ति जो एक अपार्टमेंट या एक घर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचाएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसे बचाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपने ये कई बार सुना होगा, लोग अपना खुद का घर खरीदने के लिए कई सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है किसी परिवार ने अपने कुछ जरूरतों का सैक्रिफाइस किया हो ताकि वो अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीद सके? एक घर के मालिक होने से कार्टव्हील को पहले से ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत हो गई थी। चूंकि उसने पहले से ही अपने घर के डाउन पेमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये माना जा सकता है कि वो फ्यूचर में जब भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी। 15 सालों में जब कार्टव्हील ने अपने होम लोन का पेमेंट करने के बाद उसके पास एक वैल्यूएबल एसेट थी,
उसके ज्यादा मंथली बिल अब कम हो गए थे। वहीं बिग बैली के पास रेंट पेमेंट्स के अलावा कुछ नहीं था। रेंट भी बहुत ज्यादा हो गया था। ये रेंट कार्टव्हील की लास्ट किस्त से भी बहुत ज्यादा था। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।